स्टार्ट कर रहा हूं। प्रोविडेंट फंड के अंदर एक जोरदार अमेंडमेंट आया है। ये अमेंडमेंट आने वाले 2-3 टर्म जो एग्जाम होने वाले हैं ना अभी, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये अमेंडमेंट आया, दैट इज वाई इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग 2 to 3 एग्जाम्स। क्लियर है? बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट है प्रोविडेंट फंड को लेके। ये अमेंडमेंट न्यूमेरिकल है। पहला बात तो इट्स नॉट अ थ्योरी अमेंडमेंट, इट्स अ न्यूमेरिकल। ये बकायदा सम्स में, इसका सम्स है, मैं कराऊंगा, बहुत लंबा सम मैंने एक बनाया है, डिजाइन किया है, जिसके थ्रू तुम आराम से ये अमेंडमेंट समझ जाओगे। ये नॉर्मल सैलरीज के जो आपके सम्स होते हैं ना, उनको अफेक्ट नहीं करेगा। आई रिपीट, जो नॉर्मल आपके सैलरी लंबे लंबे सम्स होते हैं कंप्यूटेशन के, उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। उसमें आप वही मान के चलोगे कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का उसको डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। इंटरेस्ट जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है अप टू 9.5%, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अप टू 9.5% रेट इज एग्जेम्प्ट। आप वही मान के चलोगे, एक नॉर्मल सम्स को ये अफेक्ट नहीं करता। अगर आना हुआ तो इसके ऊपर एक अलग से सम बन के आएगा। आई विल डू 2 सम्स विथ यू, 1 लॉन्ग एंड 1 स्मॉल सम, ठीक है। गवर्नमेंट का ना एटीट्यूड चेंज हो गया है। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि सरकार का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया। गवर्नमेंट की गंदी नजर हर जगह पड़ने लग गई है। पहले गवर्नमेंट बोला करती थी कि भाई पीएफ में जो पैसा डालोगे वो एग्जेम्प्ट है। पूरा प्रोविडेंट फंड डिजाइन ही उस तरह से है कि प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसा डालो, चाहे एम्प्लॉयर चाहे एम्प्लॉय का, चाहे ब्याज हो, सबका सब एग्जेम्प्ट। अब गवर्नमेंट बोलता है ना, गवर्नमेंट ने बोला अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, आई रिपीट, किसका? एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन एक साल में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो 7.5 लाख रुपए के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा है, ऑल दैट इज टैक्सेबल परक्विजिट। ऑल दैट इज टैक्सेबल परक्विजिट, समझो। अभी तक तो आप बोला करते थे कि भाई कि पीएफ में जितना भी पैसा डाल दो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अब गवर्नमेंट बोली बहुत दिन एग्जेम्पशन दे लिए, तुम लोग का खून चूसना है अभी और, ठीक है। तो अब इसमें भी टैक्स लगा दिया। इसको क्या बना दिया? टैक्सेबल परक्विजिट। यहां एक फंड नहीं 3 फंड है। नेम पहला बोलो क्या है? आरपीएफ इज अच्छा वाला पीएफ। अरे आरपीएफ इज अच्छा वाला पीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एनपीएस नेशनल, ये भी अच्छा वाला है। एंड थर्ड इज एएसएफ, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, मतलब सारे अच्छे वाले। प्रोविडेंट फंड अच्छा वाला, पेंशन अच्छा वाला, सुपरएनुएशन फंड। तीनों में मिलाकर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 7.5 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा है, तो जो ज्यादा है दैट इज टैक्सेबल परक्विजिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सॉरी, बोला 7.5 लाख रुपए के ऊपर बॉस ने जो कंट्रीब्यूशन किया है दैट इज टैक्सेबल परक्विजिट। सॉरी, लेट्स हैव एन एग्जांपल। ओके, मेरे बॉस ने, आई एम एन एम्प्लॉय, लेट्स से मेरे बॉस ने इस साल मेरे फंड में, प्रोविडेंट फंड वगैरह में मिलाकर 12 लाख रुपए डाला है, और मैंने भी 12 लाख रुपए डाला है। पर मेरा वाला मतलब एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, वो तो मेरा कंट्रीब्यूशन है ना, वो तो परक्विजिट हो ही नहीं सकता, वो तो मेरा पैसा है। लेकिन मेरे बॉस ने जो डाला है वो एक्स्ट्रा है। तो बॉस ने 12 लाख डाला, 7.5 लाख से कितना ज्यादा है? 4.5 लाख।
सो 4.5 लाख इज टैक्सेबल परक्विजिट. एक्सेस कंट्रीब्यूशन ओवर 7.5 लाख इज टैक्सेबल परक्विजिट. ना सिर्फ इतना, गवर्नमेंट की नजर बहुत गंदी है. गवर्नमेंट ने बोला इस एक्सेस के ऊपर जो इंटरेस्ट कमाओगे ना वो भी टैक्सेबल परक्विजिट. बोला जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो तो टैक्सेबल परक्विजिट है ही. सॉरी 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 हाँ, जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो 7.5 लाख के ऊपर, वो तो टैक्सेबल है ही. उस एक्स्ट्रा के ऊपर जो ब्याज कमाओगे वो भी टैक्सेबल परक्विजिट. तो डबल पिटाई कर दिया पकड़ के. ठीक है, किसी भी चीज को परक्विजिट कहने के लिए उसको सेक्शन 17 में होना चाहिए. 17 है ना परक्विजिट के ऊपर, नीचे देखो. फर्स्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 17 का 2 का 7 क्या लिखा है? द एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अबव 7.5 लाख इज टैक्सेबल. मिला एज परक्विजिट. सेकंड वाला क्या है? 17 का 2 का 7 है एनुअल अक्रीशन, मतलब उस फंड के ऊपर जो ब्याज आता रहता है, तो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है उसके ऊपर जो ब्याज वगैरह जो भी कमाओगे ऑन सच एक्सेस अमाउंट, वो भी टैक्सेबल एज परक्विजिट. तो दोनों परक्विजिट. 7.5 लाख के ऊपर बॉस ने जो डाला वो भी परक्विजिट, और उस एक्स्ट्रा पे जो ब्याज आता है वो भी परक्विजिट. और उस ब्याज को निकालने के लिए एक भयंकर सा फॉर्मूला इन्होंने दे दिया. ये रहा फॉर्मूला. ये फॉर्मूला ब्याज निकालने के लिए कि एक्स्ट्रा के ऊपर ब्याज कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला डाल दिया. ठीक है, सॉरी. ठीक है, सो 7.5 लाख के ऊपर जो दे रहा है वो भी टैक्सेबल परक्विजिट, और उस एक्स्ट्रा पे जो ब्याज है वो भी टैक्सेबल परक्विजिट. दोनों का दोनों टैक्सेबल परक्विजिट. अब देखो 7.5 लाख के ऊपर वो कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो कैलकुलेट करना बहुत ईजी है. सपोज मेरे बॉस ने इस साल 12 लाख डाला है, तो 7.5 लाख के ऊपर कितना है? 4.5 लाख. तो 4.5 लाख इस टैक्सेबल, वो तो तुम एक झटके में बता दिए. लेकिन उस 4.5 लाख पे ब्याज कितना है वो कैलकुलेट करना मुश्किल है. तो उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बना के हम लोग को दिया है. मैं इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा विद एन एग्जाम्पल. ठीक है, इसको पूरा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद एन एग्जाम्पल. बगल में लिखो. अभी ये फॉर्मूला पढ़ने में तुमको खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम एग्जाम्पल को पढ़ोगे लॉजिकली, तुमको लगेगा फॉर्मूला तो बड़ा लॉजिकल बनाया इन्होंने सोच साच के. ठीक है, देखो इसको. अरे देखो इसको अभी बोर्ड पे, 2 मिनट बोर्ड पे आओ. टीपी का मतलब है, मैंने बगल में लिखाया था, टैक्सेबल परक्विजिट मतलब इंटरेस्ट. वो जो इंटरेस्ट है वो कितना है वही टैक्सेबल है, तो वो बता रहा है. पीसी मतलब प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर अबव 7.5 लाख रुपया. ये जो गवर्नमेंट की गंदी नजर पड़ी, इट स्टार्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 2020-21. तुम्हारे लिए एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021-22. करेक्ट. तो ये देखो इधर बोर्ड पे फॉर्मूला का जो पहला भाग है, दिस वन, ठीक है. फॉर्मूला में 2 भाग हैं. ये वाला जो भाग है ये है बेसिकली करंट ईयर इंटरेस्ट. ये क्या है? करंट ईयर इंटरेस्ट ऑन करंट ईयर एक्सेस कंट्रीब्यूशन. फॉर्मूला का जो पहला भाग है ये लिखना है. फॉर्मूला का जो पहला भाग है PC/2 इंटू आर. सर ये क्या है? सर दिस इज करंट ईयर इंटरेस्ट इनकम ऑन द करंट ईयर एक्सेस कंट्रीब्यूशन.
आपके बॉस ने 7.5 लाख रुपए के ऊपर जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करंट ईयर में किया है, उसी के ऊपर करंट ईयर में कितना ब्याज आप कमाए, ठीक है, वो है फॉर्मूला PC/2 इंटू आर। क्लियर? बगल वाला जो फॉर्मूला है PC1 प्लस TP1 इंटू आर, दैट इज लिखो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। फॉर्मूला के 2 भाग, ओके। ये पूरा का पूरा जो ज्ञान है, ये स्टार्ट कौन से प्रीवियस ईयर से हुआ था? 2020-21, वहां से ये स्टार्ट हुआ। उसके पहले का हम लोग को लेना नहीं है। उसके पहले 2020-21 की प्रीवियस ईयर के पहले अगर कभी भी बॉस ने 7.5 लाख के ऊपर दिया था तो वो एग्जाम्प्ट था। 2020-21 प्रीवियस ईयर से इट स्टार्टेड बिकमिंग टैक्सेबल। तो अभी 2 ही साल हुए हैं, 2020-21 हो चुका है और 2021-22 वो हमारा प्रीवियस ईयर है हमारे एग्जाम के लिए, तो अभी 2 ही साल हुए हैं। तो अभी तो जब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक है करंट ईयर। तुम्हारे लिए करंट ईयर का मतलब क्या होता है? 21-22 प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर तुम्हारे लिए क्या है? 21-22। और तुम्हारे लिए पहले वाला साल क्या है? 20-21, ठीक है। तो तुम्हारे लिए ये 2 पार्ट है फॉर्मूला में, ओके। नाउ हाउ डज दिस वर्क एग्जैक्टली, वो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, विल अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। क्वेश्चन 51। ये पूरा ज्ञान स्टार्ट हुआ है 20-21 प्रीवियस ईयर से, तो मैं दोनों साल का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। ये देखो, सबसे पहले ये डेटा कौन से साल का दिया आप देखो जरा। फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21, फिर नीचे देखो ये कौन से साल का है? फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22। हमको दोनों साल का बैठ के टैक्सेबल परक्विजिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा साल? 20-21, सबसे पहले 20-21। अच्छा देखो, जब हम लोग 20-21 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 20-21 के लिए तो पुराना कोई साल लेना ही नहीं है। 20-21 के लिए तो वही करंट ईयर है। 20-21 के लिए तो वही करंट ईयर है, उस साल पहली बार स्टार्ट हुआ था। अब डेटा को देखो, अभी 20-21 का डेटा। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है? उधर देखो ना, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है? 1 करोड़। ऑब्वियसली 7.5 लाख रुपया पर एनम से ऊपर का कंट्रीब्यूशन जा रहा है, मतलब वो आदमी का पैकेज होता होगा करोड़ों में, तभी पॉसिबल है। सो आई हैव टेकन द बेसिक सैलरी टू बी 1 करोड़ रुपया पर एनम, ठीक है, बेसिक सैलरी। इस आदमी का ओपनिंग पीएफ बैलेंस कितना है? ओपनिंग पीएफ बैलेंस 50 लाख। सुनो, थोड़ा कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, मुंह जवानी हो जाएगा, सिंपल मैथ्स है। 2020-21 के बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस जो था वो 50 लाख था। उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना? 12 लाख। एम्प्लॉय का कितना? 12 लाख। मतलब जोड़ के बोलो 24 लाख। 50 लाख प्लस 24 लाख, 50 प्लस 24, 74 लाख। और साल भर में उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना हुआ है? 5 लाख, वो भी ऐड कर दो। 74 प्लस 5, क्लोजिंग बैलेंस क्या है? क्या लिखा है क्लोजिंग बैलेंस? सही लिखा है। 50 was the opening, then 12 plus 12 एम्प्लॉय का जोड़ के 74 प्लस 5 लाख का इंटरेस्ट और 79 लाख इज द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। नाउ इन्होंने अपने फॉर्मूला में जो आर दिया था, आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, जो हर साल चेंज होता है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम है ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। मैं आपको बोल सकता हूं कि इस साल इंटरेस्ट, डोंट मार्क, जब तक मैं नहीं बोलूंगा मार्क मत करना। इस साल इंटरेस्ट इनकम कितना था? 5 लाख। इस साल इंटरेस्ट इनकम कितना था? 5 लाख। और इस साल एवरेज फंड बैलेंस कितना था? देखो, लिसन टू मी, ओपनिंग बस 50 लाख, क्लोजिंग इज 79 लाख। तो एवरेज कितना? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। क्योंकि 12 लाख का जो मेरा और मेरे बॉस का कंट्रीब्यूशन है 12-12 लाख का, वो तो हम लोग यूनिफॉर्मली हर महीना देते हैं कि नहीं?
जो 24 लाख रुपए हम लोगों ने डाला है, 12 लाख 12 लाख, वो तो यूनिफॉर्मली हर महीने डाला है। तो सीधा तुम एवरेज फंड बैलेंस निकालो ना। ओपनिंग कितना 50, क्लोजिंग कितना 79, तो 50 प्लस 79/2 एवरेज बोलो, डोंट राइट, खाली बोल दो मेरे को। 64.5 लाख है ना। ओपनिंग 50 था, क्लोजिंग 79 है, तो 50 प्लस 79/2 कितना निकाले तुम? 64.5 लाख। 64.5 लाख के ऊपर तुमने ब्याज कितना कमाया है? 5 लाख रुपया। तो अगर मैं 64.5 लाख पे 5 लाख ब्याज कमा रहा हूं, तो ब्याज का रेट बोलो आप मेरे को। 5 लाख डिवाइडेड बाय 64.5 लाख इंटू 100 करो कैलकुलेटर में। 5 लाख डिवाइडेड बाय 64.5 लाख इंटू 100, 7.752%। है कि नहीं? ये एक्चुअल इनकम का रेट है कि नहीं है? 7.752% कमाए हो ना। होल्ड अ सेकेंड, इतना निकल गया सबका ओवरऑल एकदम। देखो इधर बॉस ने कितना एक्स्ट्रा डाला है? यस और नो? आपके बॉस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 12 लाख। एक्सेस अबव 7.5 लाख कितना है? 4.5 लाख। मैं बोल रहा हूं ये जो 4.5 लाख आपके बॉस ने डाला एक्स्ट्रा, ये तो टैक्सेबल है ही। इस 4.5 लाख पे ब्याज भी तो निकालना पड़ेगा। इस 4.5 लाख का जो ब्याज है वो भी टैक्सेबल परक्विजिट। 4.5 लाख पे ब्याज कितना? वेट, ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, यही तो था। पीआरटी बाय 100। प्रिंसिपल कितना है? 4.5 लाख। ठीक है, रेट कितना है वो तुम निकाले ऊपर, 7.752%। टाइम कितना होगा? 1 साल नहीं होगा, क्योंकि आप सुनो, ये 4.5 लाख बॉस ने थोड़ा ना साल के बिगिनिंग में दे दिया था, ये तो यूनिफॉर्मली हर महीने आया है ना। ये 4.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा ये बॉस ने साल के बिगिनिंग में दिया था कि हर महीने के एंड में बीच में, हर महीने के एंड में बीच में। तो गवर्नमेंट ने बोली कि जो हर महीना बीच में दे रहा है उसका मतलब एवरेज इज हाफ। तुम इंटू 1/12 इंटू 2/12 इंटू 3/12 इंटू 12/12 करते जाओगे, उससे बढ़िया सीधा हाफ ले लो ना, काम हो जाएगा। तो कंसिडर दैट द एक्सेस वाज कंट्रीब्यूटेड एट द मिडल ऑफ द ईयर। तो टाइम कितना? 6 महीना इंटू हाफ कर देंगे। तो 4.5 लाख इंटू हाफ इंटू 7.752%। तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितना है? 4.5 लाख इंटू टाइम कितना? हाफ ईयर, क्योंकि 4.5 लाख साल के बिगिनिंग में था नहीं, साल के एंड में भी नहीं, ये तो यूनिफॉर्म था। तो हाफ ईयर ले लो इंटू हाफ इंटू व्हाट इज द रेट? 7.752%। किया तुमने? हाउ मच इज इट कमिंग? सर 17,442। दैट इज द इंटरेस्ट, करेक्ट? दैट इज द इंटरेस्ट ऑन एक्सेस। तो 2020-21 में, सुनिए ना एक बार, लिखो मत, 2020-21 में बॉस ने जो एक्सेस दिया था 4.5 लाख, वो भी टैक्सेबल परक्विजिट। और उस 4.5 लाख पे जो ब्याज कमाए 17,442, वो भी टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक है? क्या अभी तक मैंने किसी फॉर्मूले का उपयोग किया? नहीं किया, एकदम कॉमन सेंस से होते चला गया ना। यही फॉर्मूला में भी निकलेगा। आओ नीचे देख लो, चलो। ठीक है, नीचे करूं? देखो 20-21 का ये आंसर का अपना फर्स्ट भाग चल रहा है। प्रीवियस ईयर 20-21, जो एक्स्ट्रा डाला बॉस ने 4.5 लाख, दैट इज टैक्सेबल परक्विजिट। और उसके ऊपर जो ब्याज आपने निकाला 17,442, वो भी टैक्सेबल परक्विजिट। ये 17,442 का कैलकुलेशन इधर बोर्ड पे ये 17,442 का कैलकुलेशन नोट 1 में। आओ नोट 1 देखें। नोट 1 में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने उस साल इनकम कितना कमाया था? 5 लाख रुपया डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस। फंड का ओपनिंग था 50, क्लोजिंग था 79, 50 प्लस 79/2, तो रेट आया 7.752%। करेक्ट है ना? इधर बोर्ड पे देखते चलो। ठीक है, ओके। पीसी का मतलब क्या होता है? एक्सेस कंट्रीब्यूशन। पीसी का फुल फॉर्म है पीएफ कंट्रीब्यूशन। पी से पीएफ, सी से कंट्रीब्यूशन। पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, दैट वाज हाउ मच? 4.5 लाख। ये रहा।
तो अब आपको उस पे टीपी निकालना है। टीपी मतलब इंटरेस्ट, टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट। तो अब एक गलती स्टूडेंट कर देगा, वो बोलेगा सीधा खट से 4.5 लाख इंटू 7.75%, ये मिस्टेक है। टाइम कौन सोचेगा भाई? इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल और रेट के अलावा टाइम भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये जो एक्स्ट्रा है 4.5 लाख, क्या है 4.5 लाख साल के बिगिनिंग में दिया था बॉस ने कि यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर? यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर हर महीने। तो उसका टाइम का एवरेज इफेक्ट क्या आएगा? हाफ, तो इंटू हाफ। तो इंटरेस्ट क्या आएगा? 4.5 लाख प्रिंसिपल इंटू रेट 7.752% इंटू टाइम हाफ, दैट कम्स टू 17,442। सॉरी, ठीक है? क्या कोई डाउट इसमें? बोलो। टाइम इफेक्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो टाइम का मतलब ये जो 4.5 लाख रुपया है, क्या बॉस ने फाइनेंशियल के बिगिनिंग में ही दे दिया था कि हर महीने स्प्रेड करके दिया है? हर महीने 30 तारीख को दिया है। तो एक तरीका हो सकता है इंटू 1/12 इंटू 2/12 इंटू 3/12, वो जो टाइम कैलकुलेशन, या फिर सीधा हाफ ऑफ द ईयर मान लो। बॉस ने पहले महीने जो दिया होगा उस पे 11 महीने का ब्याज, बॉस ने लास्ट महीने में जो दिया होगा उस पे 0 ब्याज, वैसे करके ना। तो वो तो एक एपी सीरीज होता है, उतना बुद्धि क्यों लगाएंगे? गवर्नमेंट बोला सीधा हाफ मान लो कि मिडिल ऑफ द ईयर, तो इंटू हाफ। तो इसका फॉर्मूला क्या बना आप देखिए जरा। 4.5 लाख क्या है? पीसी, पीसी मतलब एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन। 7.5% क्या? आर रेट इंटू हाफ, ठीक है? अब ये लोग हाफ को क्या किए, इधर देखो बोर्ड पे ताको, ये हाफ को ये लोग यहां नहीं लिखा, सीधा यहां लिख दिया PC/2 इंटू आर। तो दैट बिकम्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, PC/2 इंटू आर, ठीक है? वही फॉर्मूला है बगल में देखो, PC/2 इंटू आर, दैट इज द फॉर्मूला PC/2 इंटू आर फॉर कैलकुलेटिंग द करंट ईयर इंटरेस्ट। 2020-21 में तो वही करंट ईयर था, तो उस करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? PC/2 इंटू आर। ये डन है कि नहीं है? दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। 21-22 में सर क्या होगा जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरा एग्जाम का साल है, उसमें मैं कैसे करके आऊंगा? ऊपर चले इधर, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट सर देखो आप जरा, अब है आपका ईयर कौन सा? प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है? अच्छा, मैं जैसा सा बोलूंगा बोर्ड पे ताकना, ओरल कैलकुलेशन थोड़ी देर के लिए। ओपनिंग पीएफ बैलेंस बोलो। सर जो पिछले साल क्लोजिंग पीएफ बैलेंस था वही इस साल का ओपनिंग। पिछले साल क्लोजिंग कितना था इन आवर एग्जांपल? 79 लाख। तो ओपनिंग कितना? 79 लाख। अच्छा, इस साल मेरे बॉस ने और मैंने कितना दिया? 12 + 12 24। 79 ओपनिंग बैलेंस था, उसमें मैंने भी 12 लाख दिया, मेरे बॉस ने भी 12 दिया, 24 लाख जोड़ दो, जोड़ दिया, ठीक है? इस साल ब्याज कितना आया उसके ऊपर? 7 लाख। देख के बोलो 7 लाख, वो भी जोड़ो, कितना हुआ? 110 लाख। तो क्लोजिंग बैलेंस 110 होना चाहिए। क्या है क्या 110? हाँ सर है 110, ठीक है? नाउ वेट, 21-22 का जो रेट ऑफ इनकम है वो अलग होगा। लेट्स सॉल्व। 21-22 में आपकी इनकम कितनी है? 7 लाख, और आपका एवरेज बैलेंस कितना है? हाँ, आपका एवरेज बैलेंस कितना है? 79 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 110/2, तो 79 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, 94.5 लाख, दैट्स द एवरेज बैलेंस। तो 94.5 लाख के बैलेंस पर आपने ब्याज कितना कमाया? 7 लाख। तो रेट निकाल सकते हैं? हाँ सर, रेट विल बी 7 लाख डिवाइडेड बाई 94.5 लाख इंटू 100। परसेंटेज में सॉल्व करेंगे, इट विल कम आउट टू 7.407%। हुआ कि नहीं? ये तो इजी लग रहा है यहां तक तो। अच्छा, हर साल तो रेट अलग अलग होगा ना, इसमें टेंशन किस बात का? पिछले साल रेट ज्यादा था 7.752%, ये देखो पिछले साल कितना आया था? 7.752। इस साल कम हो गया 7.407। तो जो है सो है, जो है सो है। अब मेरे बॉस ने इस साल एक्सेस कितना दिया?
मेरे बॉस ने इस साल एक्सेस कितना दिया, 4.5 लाख। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट। देखो 21-22 ईयर के अंदर, ध्यान से, नेक्स्ट 5 मिनट्स बहुत ज़रूरी है, ध्यान से। मेरे लिए सबसे ज़रूरी 21-22 प्रीवियस ईयर है, क्योंकि मैं उसी, मेरे एग्जाम में वही एप्लीकेबल है। तो बॉस ने एक्स्ट्रा जो दिया 4.5 लाख, वो तो टैक्सेबल है ही, प्लस इसके ऊपर जो ब्याज है, और पिछले साल जो 20-21 से ये परंपरा चालू हुई थी, उस साल का भी जो एक्सेस पोर्शन और उसका जो ब्याज है, उस पे भी ब्याज, वो सारा ब्याज मिला के इस साल का ब्याज है, वो टैक्सेबल परक्विजिट है। अब उसके लिए मेरे को फुल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? फुल फॉर्मूला। देखो अगले पेज पे गया मैं, टैक्सेबल परक्विजिट निकालना है मुझे 21-22 प्रीवियस ईयर का। इसमें दो चीजें होती हैं, एक 4.5 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा है, और एक ब्याज। तो वो ब्याज जो है ना ज्यादा आएगा। तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि ब्याज का रेट तो कम हो गया था इस बार, पर ब्याज तो मैं देख रहा हूं कि ज्यादा आ रहा है। वो क्यों ज्यादा आ रहा है? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बंदे का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पिछले साल भी 4.5 लाख था, इस साल भी 4.5 लाख है, बल्कि ब्याज का रेट तो कम निकला, 7.752 था, इधर कम है 7.40। बावजूद उसके जो इसका इंटरेस्ट आ रहा है 51,289, दैट इज लेस। व्हाई इट इज लेस? सॉरी, इट इज मोर। व्हाई इट इज मोर? बिकॉज करंट ईयर वाले का ब्याज जो 17,000 के आसपास आएगा, प्लस जो पिछले साल का अमाउंट था ना, पिछले साल वाला 4.5 लाख प्लस 17,442, उसका भी ब्याज हम लोग इसमें जोड़ेंगे, तो ये बढ़ जाएगा कि नहीं? तो 51,000 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, देखो इधर कैलकुलेशन। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले? रेट। रेट अपना आ गया 7.407%। ठीक है, नाउ लुक एट द फॉर्मूला प्लीज, लुक एट द बोर्ड। फॉर्मूला का जो ये वाला पार्ट होता है ना, जो मैंने बॉक्स किया है, अभी कोई मार्किंग वार्किंग नहीं, एकदम स्टैचू, बोर्ड पे ध्यान से। फॉर्मूला का जो ये वाला पार्ट है जो मैंने बॉक्स में डाला है, ये करंट ईयर का सॉल्व करके निकालता है। ठीक है, कि करंट ईयर वाले पे कितना, तो करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना था? 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ ईयर का इफेक्ट, इंटू 7.407%। तो 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7.407%। एक बार कितना आएगा सॉल्व करके निकालते हैं, चलो। तो 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7.407%, मैंने ये सॉल्व किया है, इट इज कमिंग टू 16,665.75, 16,665 रुपया रफली। ठीक है, ये करंट ईयर वाले पे आ गया। पर अब हमको पिछले साल वाले पे भी तो ब्याज निकालना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा जो एक्स्ट्रा वाली है चालू कब से हुआ? 20-21 प्रीवियस ईयर से हुआ। यहां तक सबने लिखा? अभी लिख लिया? इस चीज को लिख लो जल्दी से, फिर हम सेकंड पार्ट समझाएगा। ठीक है सर, अभी सेकंड पार्ट, अभी आप सुनिए। पिछले साल आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया था जो टैक्सेबल था? 4.5 लाख प्लस 17,442। ये एक्स्ट्रा तो साल के बिगिनिंग में ही था ना, ये तो पिछले साल का फिगर है, तो 21-22 की तो बिगिनिंग में था, तो इस पे तो फुल ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, इसीलिए डिवाइड बाई 2 नहीं है। करंट ईयर वाले पोर्शन में आप डिवाइड बाई 2 करते हो, 4.5 लाख बाई 2, बिकॉज करंट ईयर वाला जो 4.5 लाख है वो तो करंट ईयर में बॉस ने स्प्रेड करके दिया हर महीने, तो टाइम वाइज तो वो मिडिल ऑफ द ईयर हाफ लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये तो अर्लियर ईयर का इंडिकेट कर रहा है ना, तो अर्लियर ईयर का तो इस साल के बिगिनिंग में खड़ा ही है, तो उसपे तो सीधा फुल ईयर का निकलेगा इंटू 1, तो यहां इंटू हाफ नहीं है, यहां डिवाइड बाई 2 नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां डिवाइड बाई 2 क्यों नहीं है? बिकॉज ये तो अर्लियर ईयर का इनकम है ना, तो वो तो बिगिनिंग में बैलेंस खड़ा है फंड में तुम्हारे, उस पर रेट मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा सो आएगा, देखते हैं कितना आएगा। 4.5 लाख प्लस 17,442 इंटू 7.407%, गंदा सा फिगर है, 34,623.43। हाँ वही 4 जो भी ऐड करके इट इज कमिंग टू
51 to 89.17, इग्नोर 0.17, 51 to 89। तो करंट ईयर में आप समझिए कि ये जो इंटरेस्ट वाला वैल्यू है बढ़ गया, बिकॉज एक तो आपके बॉस ने जो करंट ईयर में 4.5 लाख दिया उसका ब्याज आप निकालो, 4.5 लाख साल के बीच में करके दिया होगा हर महीने करके, तो इसीलिए टाइम इफेक्ट के लिए इंटू हाफ इंटू रेट मारा, निकल के आया 16,665। और पिछले साल का भी तो आपका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना, 4.5 लाख एक्स्ट्रा उस साल था प्लस 17,000 उस साल का ब्याज, वो तो इस साल के बिगिनिंग में बैलेंस में है, तो उस पर तो फुल ईयर का इंटू 1, तो यहां इस बार हाफ नहीं होगा, इंटू सीधा रेट मारेंगे, सॉल्व हो क्या आया 34,623, जोड़ के कितना हो गया 51,289, जो ऊपर यहां लिखा हुआ है। नाउ यू आर ओके विद द फॉर्मूला। अभी आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे तोड़ फाड़ के इन्होंने बनाया, ठीक है कि नहीं? यही फॉर्मूला को मैंने वहां पे लिख दिया था तुम्हारे लिए थ्योरी में, अब वो थ्योरी पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। व्हाट इज पीसी बाई 2 इंटू आर, ब्लू कलर पढ़ो, करेंट ईयर इंटरेस्ट ऑन करेंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, वो उधर क्या लिखा है PC1 प्लस TP1 इंटू आर, करेंट ईयर इंटरेस्ट ऑन excess contribution of earlier years starting from PY 2021। now wait, तुम्हारे एग्जाम में तो नवंबर दिसंबर 22 में तो 2 ही साल है, एक 21-22 का निकालोगे और एक 20-21 का निकालोगे। अगले साल सोचो जो स्टूडेंट्स 23 में बैठ के एग्जाम देंगे, उधर क्या होगा, उधर यहां करंट ईयर में 1 साल का आएगा, ठीक है 22-23 का, और उस वाले में 2 बार निकालना पड़ जाएगा, एक 20-21 और 21-22 का जोड़ के निकलेगा ना उधर, तो 2 साल का, क्योंकि 20-21 भी हो गया 21-22 भी हो गया, ये होगा, इस तरह से कैलकुलेट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये इनका फॉर्मूला था, इसी में ज्यादा मेहनत थी, यही सबसे तगड़ा अमेंडमेंट था। इसको बनाने में मेरा जो जान निकला ना वो मैं जानता हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, अभी कहीं नहीं मिलेगा। मतलब if you try to search for provident fund amendment on YouTube or any teacher फलाना ढिमका पढ़ा रहे होंगे, पर ऐसा पढ़ा रहे होंगे कि सर के ऊपर जाएगा। वो जिस लैंग्वेज में गवर्नमेंट ने ये ड्राफ्ट करके दिया है उसको समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड। उसको मुझे सिंप्लीफाई करके इस तरह से लाने में 4 दिन लगे थे, केवल इसके वजह से मैं 4 दिन तक अटका रह गया सैलरी हेड में, नोट्स बना दे 4 दिन तक इसका नोट्स चलते रहा कि इसको कैसे मैं सिंपल करूं कि कॉमर्स में एक स्टूडेंट आराम से इसको समझ पाए। ये ऐसा बना दिया इन्होंने इतना, तो अभी ये एकदम सिंपल है। अब समझ में आ रहा है कि भाई 7.5 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा देगा वो भी टैक्सेबल परक्विजिट, वो एक्स्ट्रा पे जो ब्याज है वो भी टैक्सेबल परक्विजिट, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा, टीपी इक्वल टू करंट ईयर वाला, देख के बोलो फॉर्मूला करंट ईयर के लिए PC बाई 2 इंटू आर, मतलब इस साल का एक्सेस डिवाइड बाई 2 इंटू आर ऑफ दिस ईयर, प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर, मतलब पुराने सालों का जो भी TP PC रहा होगा वो जोड़ के इंटू फुल रेट मल्टीप्लाई करके उस पर जो ब्याज है वो, ठीक है। यही सब नीचे मैंने समझा रखा है, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पे बड़ा क्वेश्चन तो कर लिया, अब एक सस्ता क्वेश्चन भी कर लो। चलो कहां पे हो तुम, बोलो। देखो ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल बात है, इसने एक बात बोली कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वो 9.5 के ऊपर आएगा तो क्या होगा। मैंने कई बार बोला है कि जब आप डाउट सोचते हो ना तो दिमाग एक्चुअली हो जाता बंद, ठीक है। 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, 9.5 के ऊपर जो होता है वो तो टैक्सेबल ही होता है। मैं तुमको अभी टैक्सेबल पढ़ा रहा हूँ कि एग्जेम्प्ट पढ़ा रहा हूँ, ये तो सारा का सारा ही टैक्सेबल है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो एग्जाम नहीं, तो सारा सारा टैक्सेबल परक्विजिट तो है। तो 9.5 के ऊपर है, नीचे है, बिलो दैट है, क्या फर्क पड़ता है, इट्स ऑल टैक्सेबल ओनली, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी, एक और डाउट में तुम्हारा प्रॉब्लम था, आपको करंट रेट भी पता होने चाहिए। कल जब मैंने पढ़ाया था PF, आई टोल्ड यू कि ब्याज का रेट मार्केट में बहुत कम हो चुका है। FD पे कितना ब्याज है, 5.5% चल रहा है FD का ब्याज, तो आपको PF पे कौन 9.5 के ऊपर देगा। तुम देख रहे थे मेरे एग्जाम्पल्स में द रेट्स पर हाउ मच 7 पॉइंट समथिंग, वो भी ज्यादा ही है, उतना भी नहीं होना है आज के दिन, ठीक है। तो वो सब चीजें का जो सोचना है ना वो एकदम सन्ड्री है, गलत ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है। इस पे आते हैं, इसमें कोई ब्याज कैलकुलेशन नहीं, दिस इज वेरी सिंपल। इसमें बस बोला है कि बताओ कितना पोर्शन टैक्सेबल है, एक बार निकाल के बता दो, ठीक है। ये देखो बंदे का बेसिक सैलरी कितना है, 50 लाख,
बॉस ने पीएफ में पैसा डाला है 8 लाख और एएसएफ में पैसा डाला है 5 लाख। ना होल्ड अ सेकंड, टोटल आरपीएफ और एएसएफ में मिला के कितना डाला है? 8 + 5 13 लाख। 7.5 लाख तक एग्जाम्प्ट, 7.5 के ऊपर कितना है? 5.5 लाख। 5.5 लाख टैक्सेबल, बट दैट इज नॉट द वे टू डू। यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड टेल मी कि पीएफ का एक्सेस कितना टैक्सेबल है और एसएफ का एक्सेस कितना टैक्सेबल है। यू हैव टू टेल मी दैट, तुमको मुझे वो बताना है, ठीक है? ऐसे तो तुम मुंह पे देख के समझ गए भाई सर 13 लाख में से 7.5 हटाओ, आप 5.5 टैक्सेबल, बट सर 5.5 में कितना पीएफ का एक्सेस और कितना एसएफ का वो बताइए, तो उसके लिए हम लोग ज्ञान लगाएंगे, ठीक है? अब नीचे बेसिक सैलरी हाउ मच? 50 लाख। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना था? 8 लाख, ठीक है? नाउ आरपीएफ में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी। वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी। इनके सैलरी में D1C तो है नहीं, खाली बेसिक ही है, तो 12% ऑफ 50 लाख इज हाउ मच? तो 8 लाख में से 6 लाख एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबल कितना है? ठीक है ना? नाउ वेट, सुपर एनुएशन फंड में इन्होंने कितना पैसा डाला है? ओके, 5 लाख डाला है। अब सुनो, हम जानते हैं कि टोटल एग्जेम्पशन प्रोविडेंट फंड, पेंशन और सुपर एनुएशन मिला के 7.5 लाख है। उसमें से 6 लाख आपने ऊपर यूज कर लिया एग्जेम्पशन में, 6 लाख आपने ऊपर यूज कर लिया, तो अभी आप और कितना एग्जेम्प्ट कर सकते हो? मैक्सिमम 1.5 लाख। तो टैक्सेबल कितना है? एसएफ टैक्सेबल कितना है? एसएफ सुपर एनुएशन 3.5 लाख, ठीक है? सो 5.5 लाख जो एक्सेस था, 5.5 लाख जो एक्सेस था, उसमें पीएफ एक्सेस कितना था? 2 लाख। उसमें एसएफ एक्सेस कितना था? 3.5 लाख। ये बाइफर्केशन मेरे लिए जरूरी है, ठीक है? टोटल टैक्सेबल तो वो तो ऐसे ही बस लिखने को लिख दो, उसमें क्या है? 55 50। ठीक है? एक बार मैं अब तुम लोग को पीएफ और एसएफ का जो मैंने चार्ट कल पढ़ाया था, उसमें मैंने अमेंडमेंट बोला था बाद में बताऊंगा, यानी आज बता दिया। अब एक बार जाके देखें उधर, पीएफ का चार्ट इज गिवन ऑन पेज नंबर, टेल मी तो है 67। आओ सर, ये रहा पीएफ का चार्ट, हरा रंग। ये देखो जरा इधर, रिकॉग्नाइज्ड, इधर इधर अब पढ़ो जरा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में एग्जेम्पशन कितना होता है? एग्जेम्प्टेड अप टू लोअर ऑफ 12% ऑफ सैलरी और 7.5 लाख रुपया पर एनम कंबाइंड लिमिट फॉर आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ मिला के। सोचो, जो अभी जस्ट मैंने तुमको एक क्वेश्चन नंबर क्या था 50 कराया ना शायद, उसमें वेट, उसमें 12% ऑफ सैलरी बस कमिंग टू 6 लाख रुपया। तो 6 लाख और 7.5 लाख, विच एवर इज लोअर, 6 लाख। 12% और 50 लाख 6 लाख और 7.5 लाख, विच एवर इज लोअर 6 लाख। तो हम लोग 6 लाख का एग्जेम्पशन लिए थे, तो 8 लाख में से 6 लाख एग्जेम्प्ट हो गए, 2 लाख टैक्सेबल, ठीक है? अच्छा, इंटरेस्ट कैसे निकलता है? इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5%। और क्या लिखा है बोलो? ये जो इतना विभत्स एक फॉर्मूला देख के आए, टीपी इक्वल टू पीसी बाई 2 इंटू आर प्लस टीपी 1 प्लस पीसी 1 इंटू आर, ये फॉर्मूला किस रूल में दिया है? तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% और रूल 3B फॉर्मूला, ये ठीक है? अब ये सम हुआ, यहां तक क्लियर है? अब एक बार सुपर एनुएशन फंड के चार्ट में जाओ, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 74। ओके सर, आगे सुपर एनुएशन फंड में इधर ताको जरा, मैं हाइलाइटर कर रहा हूं। अप्रूव्ड
सुपर एनुएशन फंड जो होता है ASF, उसमें एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट कितना तक होता है, देख के बोलो, एग्जेम्प्ट अप टू 7.5 लाख कंबाइंड लिमिट। तो 7.5 लाख की कंबाइंड लिमिट में 6 लाख तो हम लोगों ने PF में यूज कर लिया, तो बचा कितना, 1.5 लाख। तो इस बंदे ने सुपर एनुएशन फंड में 5 लाख डाला था, उसमें 1.5 लाख एग्जेम्पशन लेके 3.5 लाख टैक्सेबल। ठीक है, ये इंटरेस्ट के लिए यहां पे भी वही रूल 3B का फॉर्मूला जो वो TP1 PC1 चल रहा था वैसे ही। ठीक है, नाउ दैट बिग अमेंडमेंट इज क्लियर टू यू, यहां तक कोई डाउट? गवर्नमेंट यहां पे रुका नहीं, गवर्नमेंट का जो वो गंदा नजर है वो और आगे गया। कहां गया मैं दिखा रहा हूं। कम टू पेज नंबर, वन मोर अमेंडमेंट इज देयर, पेज नंबर 73। ठीक है, ये भी एक अमेंडमेंट है, पर लकीली इस अमेंडमेंट में हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत खुद सरकार का जो वो EPF डिपार्टमेंट है ना, वो मेहनत करेगा। ठीक है, अब इन लोगों का नजर ना एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी आ गया। किस पे? एम्प्लॉय, उसको बोला, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी। ठीक है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां पे 2 फंड है, SPF, RPF। SPF का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और RPF का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। दोनों यहां पे प्रोविडेंट फंड ही है, मतलब एक्चुअली एक ही है, SPF या RPF, दोनों तो होगा नहीं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो SPF, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो RPF, तो यहां एक ही है बेसिकली। ठीक है, प्रोविडेंट फंड। इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं, किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है एक साल में। तो क्या होगा, सुनो, मैं एम्प्लॉय हूं, मैं अगर प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख के ऊपर कुछ भी ज्यादा डालूंगा तो वो परक्विजिट हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा पैसा है। मैं 2.5 लाख डालूं, मैं 4 लाख डालूं, मैं 6 लाख डालूं, हाउ कैन इट बी परक्विजिट? वो तो मेरा पैसा है, मैं डाल रहा हूं, तो उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जो आप डाल रहे हो उस पर जो ब्याज है वो टैक्सेबल है। बिकॉज यू रिमेंबर, इंटरेस्ट के लिए इनका कहानी क्या था? इंटरेस्ट अप टू 9.5% इज एग्जेम्प्ट, यू रिमेंबर दैट। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज था वो एग्जेम्प्टेड था। इन्होंने बोला अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपया पर एनम से ज्यादा हो रहा है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा पोर्शन उस पर जो ब्याज होगा ना, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। बट द गुड न्यूज इज दैट हियर यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट योरसेल्फ, गवर्नमेंट विल कैलकुलेट। आप जो EPFO में पैसा जाएगा ना, वहां कैलकुलेट होगा। EPF ऑर्गेनाइजेशन अब से आपके नाम का 2 अकाउंट रखेगा, टैक्सेबल अकाउंट, नॉन टैक्सेबल अकाउंट। आप एम्प्लॉय हो, आपके नाम का PF जमा हो रहा है, वो लोग अब से आपके लिए 2 अकाउंट मेंटेन करेंगे, टैक्सेबल अकाउंट, नॉन टैक्सेबल अकाउंट। ठीक है, 2.5 लाख के ऊपर आप जो भी कंट्रीब्यूशन दोगे उस पे जो ब्याज होता है वो लोग खुद कैलकुलेट करके आपके टैक्सेबल अकाउंट में डाल देंगे, और उस पर फिर ब्याज लगेगा। तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर दैट। आर वी ओके? अंदर this amendment is easy because the calculation of interest is to be done and maintained by the PF organization, and we don't have to perform calculation separately. आपके कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आएगा वो 2 तरह का ब्याज होगा। एक होगा नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट, 2.5 लाख तक के आपके कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज है वो नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट, उसके ऊपर जो आप एक्स्ट्रा लो उस पर जो ब्याज है वो टैक्सेबल इंटरेस्ट। द टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, वो लोग खुद बना के देंगे आपको। ठीक है, हाइलाइटर, इफ द एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड एक्सीड्स 2.5 लाख रुपया पर एनम, then interest on the excess portion is taxable income under IFOS. एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट होता है वो ऐसे भी IFOS में जाता है, वो सैलरी जेड में नहीं जाता। ठीक है, अब यहां तक सबको क्लियर है?
ये नोट देख रहे हो, बाद में नीचे जाएंगे। रूल नंबर बोलो, यहां अलग है, यहां रूल के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ, ये सब मेरा बनाया हुआ लैंग्वेज है ताकि इजीली समझ में आ सके, ठीक है। दिस इज नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल देख लोगे ना इसका लैंग्वेज, आई एम टेलिंग यू नहीं समझ में आएगा। ये पूरा अमेंडमेंट इतना हार्ड है, इतना हार्ड अमेंडमेंट है। आई हैव एक प्रूफ के तौर पे तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ये तो करंट ईयर अमेंडमेंट्स में ही फॉल कर रहा है। You will find obviously lot of notes on Google and articles and videos on this. You watch it and then you will find it's so hard कि the person it's himself or herself is not able to explain क्यों क्या बोल रहा है। Maybe they understood well but they cannot explain, इतना complicated। तो इसको सिंपल करने में ना मेरा बहुत टाइम निकला है। अभी ये इसको पढ़ो, for the purpose of, जोर से, For the purpose of calculation of taxable interest and non-taxable interest, the Provident Fund organization shall maintain separate accounts during the previous year 2021 to 22 and all the subsequent previous years for taxable। ये वाला अमेंडमेंट 21-22 प्रीवियस ईयर से आया है, ठीक है। पिछले वाला जो 7.5 लाख था वो 2021 से था, ये 21-22 से है। तो इसका खुद पीएफ अकाउंट वाले मेंटेन करेंगे। एक मेंटेन करेंगे आपका नॉन टैक्सेबल अकाउंट, एक मेंटेन करेंगे टैक्सेबल अकाउंट, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग दैट एम्प्लॉय का 2.5 लाख के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं है, उस पर केवल ब्याज टैक्सेबल है। वो हम लोग यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, ओनली द इंटरेस्ट पार्ट इज टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन 31 मार्च 2021 तक जो भी बैलेंस था वो नॉन टैक्सेबल है, बिकॉज तब तक 20-21 में ये आया ही नहीं था, ये 21-22 से स्टार्ट हुआ है। तो 31 मार्च 2021 तक जो तुम्हारा बैलेंस था, जो भी बैलेंस था, वो एग्जेम्प्ट ही है। नॉन टैक्सेबल का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्ट। ये 21-22 से चालू हुआ है। 21-22 में या उसके बाद जो भी साल होगा उसमें 2.5 लाख तक जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है वो तो एग्जेम्प्ट है, तो वो भी यहां पे आएगा। अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख पर एनम तक का है तो इसमें आएगा वो, ठीक है। रोमन 1 और रोमन 2 के ऊपर जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो भी एग्जेम्प्ट। अरे रोमन 1 और रोमन 2 पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। क्लियर? एज रिड्यूस्ड बाय द विड्रॉवल, आप अपने पीएफ से विड्रॉ भी किए होगे तो विड्रॉवल्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है। सेकेंड, ये टैक्सेबल पार्ट है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021-22 एंड सब्सीक्वेंट प्रीवियस ईयर, जो भी 2.5 लाख के ऊपर आप दे रहे हो, एम्प्लॉय 2.5 लाख के ऊपर जो डाल रहा है, दैट इज टैक्सेबल पोर्शन, वो इसमें आएगा। Excess employees contribution during the previous year 21-22 and subsequent previous year over and above the limit of 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा जो भी डाले वो यहां पे आएगा। पर याद रखना वो कैलकुलेशन के लिए आएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो तो तुम्हारा अपना पैसा है ना। सपोज तुमने 5 लाख डाला, तो सपोज तुमने 4 लाख डाला, तो 1.5 लाख एक्स्ट्रा है, तो वो 1.5 लाख यहां पे लिखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, बट दैट 1.5 लाख इज नॉट टैक्सेबल। अब उस पर जो इंटरेस्ट निकलेगा ये टैक्सेबल है। उस 2.5 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा, उस पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो टैक्सेबल है। आप जो एक्स्ट्रा डाल रहे हो वो टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज आप तो आप हो ना, वो आपका पैसा अपने आप को थोड़ा दे सकते हो। खुशखबरी ये कि ये वाला इंटरेस्ट हमें नहीं कैलकुलेट करना, ये ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन खुद कैलकुलेट करके रखेगा और उस पर आपको टैक्स देना है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? एक बार समराइज करके शॉर्ट में बता देता हूं इस अमेंडमेंट को, प्लीज लास्ट में मेरे को सुन लो ध्यान से, एकदम सिंपल। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 7.5 लाख रुपए के ऊपर होता है तो जितना एक्स्ट्रा है वो भी टैक्सेबल है, उस पे जो ब्याज कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है, 20, 21, 22, 22, वो भी सब टैक्सेबल। दूसरा, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन अबव 2.5 लाख, वो एक्स्ट्रा पोर्शन टैक्सेबल नहीं है, पर उस पर जो ब्याज निकलेगा वो कहां से मिलेगा? ब्याज ईपीएफओ खुद निकाल के देगा, वो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। डन है, दैट वाज द एंटायर पीएफ का अमेंडमेंट। अब हम लोग का सैलरी चैप्टर का फुल थियरी खत्म होता है। आई विल गो टू सम्स वंस अगेन।